प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा और आपको सही करना होगा। उनमें से एक ऑप्शन सही चुनना होगा, ठीक है? और जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकेगी। प्रत्येक प्रश्न में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है नेत्र लेंस होता है। अब इसमें दिया गया है अभिसारी, दूसरा ऑप्शन अपसारी, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस और अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस तो मानव नेत्र होता है अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो सही ऑप्शन होगा सी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और लास्ट है अनंत पर। तो देखिए, जब व्यक्ति के आंख में कोई दोष उत्पन्न होता है तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। सही बात है कि नहीं? जब इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब नहीं नहीं हमको बस यहीं तक दिखाई दे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, ऐसा कुछ नहीं कहता। डॉक्टर से क्या कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए जिससे हम चांद तारों को देख सकें, वहां तक की दूरी। अर्थात वह दूरी कहाँ तक होती है? दूरबिंदु की अनंत पर। वह दूरबिंदु की दूरी क्या होगी? अनंत पर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हुआ। और देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीटेड भी किया गया, 2012 में, 15 में और 19 में। हो सकता है 22 में भी रिपीट करे। और चौथा प्रश्न है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पर हमने कई बार रिपीटेड क्वेश्चन करवाए भी हैं, आपको फिर भी समझा देते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। तो क्षमता ज्ञात करना है तो क्षमता क्या होगा? P बराबर 100 बटा F होता है सेंटीमीटर। तब क्या लिखेंगे? 100 बटे 20 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? 5 डायोप्टर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, 5 डायोप्टर। अब है पांचवा प्रश्न। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए? रेटिना पर। दूसरा ऑप्शन है रेटिना से आगे, तीसरा है रेटिना से पीछे और चौथा ऑप्शन है अनंत पर। तो उत्तर कौन सा होगा? रेटिना पर। ये बहुत पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि रेटिना पर स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2013 में रिपीटेड है। छठा प्रश्न है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। देखिए यही प्रश्न इसके पहले 5वें में था कि स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तर था रेटिना पे। ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ऑप्शन सही होगा डी, रेटिना पर। यह भी क्वेश्चन 2016 में भी रिपीटेड किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? ठीक है, किस लेंस या दर्पण, ध्यान रखिएगा किस लेंस या दर्पण को बोला गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए जब इस तरह का प्रश्न आए तो एकदम निश्चिंत होकर के दर्पण का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि दर्पण के आर पार हम नहीं देख पाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? दर्पण तो कैंसिल हो गया, तो दर्पण कैंसिल हुआ तो सी और डी दोनों कैंसिल हो गए। तो इसके बाद कौन आया? उत्तल लेंस आया और अवतल लेंस आया। तो ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का जहां बात हो वहां पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और देखिए, अगर जितने भी लोग कंटिन्यूसली लगातार लगे रहें, लगे रहेंगे, तो तैयारी उनकी बहुत बढ़िया होगी और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इस बार की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगा दिया गया है उसमें 20 क्वेश्चन बहुत से, मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, आपको पता है। आप उसमें अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा प्रयास करेंगे तब। इसके लिए आपको अभ्यास सबसे अधिक जरूरी है, तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है, चलते हैं अब इसी तरह से अगले प्रश्न पर। तो देखिए, 8वां प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो अभी ठीक पहले 7वां प्रश्न हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, तो दूर दृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होगा वह अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। तो सही ऑप्शन होगा सी, उत्तल लेंस। अब 9वां है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। फिर वही प्रश्न है, निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, तो किसी भी फोकस दूरी का नहीं होगा, एक निश्चित फोकस दूरी का मतलब उचित क्षमता का लेंस प्रयोग होगा, वो भी कौन सा दोष है, दूरी दोष है, तो उत्तल लेंस प्रयोग होगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन 100% राइट होगा कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए जो दृष्टि दोष होता है उसके मतलब वह वहां पर वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ हो तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, अर्थात जो निकट बिंदु होता है वो कहाँ होता है, दूर चला जाता है। ठीक है, इस कारण से जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे बनता है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा चारों ऑप्शनों में से, जैसे पहला दिया रेटिना पर, दूसरा रेटिना से आगे, तीसरा रेटिना से पीछे और चौथा कहीं नहीं, ये भी प्रश्न देखिए 2012 में रिपीट किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा रेटिना से पीछे, ऑप्शन नंबर सी। अब है 11वां प्रश्न, अब है 11वां प्रश्न जिसमें कहा गया है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है, निकट बिंदु स्थित होता है तो वह होगा 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, अर्थात और दिया है अनंत पर। तो सही ऑप्शन होगा कि जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। तो सही ऑप्शन होगा मेरा सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अब यह अगला प्रश्न है भाई 12वां, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास है। पहला दिया है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, 400 से 800 नैनोमीटर और 400 से 800 मिलीमीटर और 400 से 800 पिकोमीटर। तो सही ऑप्शन होगा मेरा कौन सा, बी, 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 पे अब देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछता है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण, देखिए भाई श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी के रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्नलिखित शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें विबग्योर, याद करिएगा VIBGYOR, विब ग्योर शब्द से होता है, इसका ऑप्शन पहला सही होगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर प्रश्न नंबर 14 पे। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उगता है, मतलब सूर्य का जब सूर्योदय, जब सुबह का सूर्योदय होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है और दोपहर के समय सूर्य कैसा, श्वेत दिखाई पड़ता है और ठीक शाम के समय सूर्य फिर लाल दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न है दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है
क्योंकि उस समय प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल वर्ण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए वाला, कि जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि उस समय सभी प्रकाश किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। ठीक है, चलते हैं 15वें पे। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग के कारण, तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? तो देखिए, जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका विचलन भी अधिक होगा। तो यह प्रश्न देखिए 18, 17, 13, 11 कई साल रिपीट किया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, पीले का उससे कम, मतलब उससे अधिक थोड़ा ज़्यादा, हरे का उससे ज़्यादा, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। तो सबसे अधिक विचलित कौन होगी, बैगनी रंग की प्रकाश किरण होगी। अब 16वां है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। ठीक है, तो सेम 15वां और 16वां वैसा ही एक ही क्वेश्चन है। तो वो कौन सा होगा भाई, रंग बैगनी रंग होगा, वह किरणें बैगनी रंग की होगी। ठीक है, 17वां चलते हैं, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। अब जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका अपवर्तनांक भी कम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है ऑप्शन ए बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी हरे रंग के लिए, और ऑप्शन डी है लाल रंग के लिए। तो ऑप्शन डी ही क्या होगा, सही होगा, कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब 18वां प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए होगा भैया, आप बताइए देखते हुए। जहां बैगनी रंग मिले कांच के अपवर्तनांक के लिए तो वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है, प्रकाश का वह गुण बताइए जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। जिसमें पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन दिया गया चौथा वर्ण विक्षेपण। ये देखिए 16, 15 और सन 2013 में कई बार 3 बार रिपीट किया गया है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ये भी प्रश्न रिपीट करे। तो प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया भैया, इसको जरूर देखिएगा। देखिए 17 और 19 में है, लेकिन ये फिर भी पूछ सकता है क्योंकि ये कई बार, देखिए इसमें दिया चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, जिसमें ऑप्शन दिया बैगनी, नीला, काला, सफेद। तो लड़के करते क्या है कि तुरंत अगर ऐसा प्रश्न होगा तो धरती पर रहते हैं, धरती पर से ऊपर देखेंगे तो आसमान नीला दिखाई देगा, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, नीले पे सही मार्क कराते हैं और चिल्लाते हैं नहीं भैया मेरा तो 100 नंबर का 100% डन करके आया हूँ, सही करके आया हूँ। लेकिन जब वास्तविकता देखी जाती है तो काला रंग का होता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो उसका सही ऑप्शन है काला, कि चंद्रमा से आसमान काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है, न कि काला, क्योंकि चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं पाया जाता और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें नीले रंग का जो ये बैगनी रंग का प्रकरण हो जाता है इसलिए नीला दिखाई पड़ेगा, और इसमें चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो ऑप्शन सही होगा काला, सी वाला सही होगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न पे। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा लाल। ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया, तो सही ऑप्शन होगा लाल। और देखिए अंतिम प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित में सही कथन है, निम्नलिखित में सही कथन है, जिसमें ए बी सी 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है ऑप्शन, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूसरा है, दूर दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।
तीसरा ऑप्शन है सी, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और चौथा ऑप्शन है डी वाला कि दूर दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो आपको बता दें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई, जैसे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, उसके अनुसार जो दृष्टि दोष होता है वह वस्तु आपको साफ दिखाई देगी और उसके विपरीत का नहीं दिखाई देगा। जैसे किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ हो तो उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अगर दूर दृष्टि दोष हुआ हो तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो यह क्या होगा, गलत है। दूसरा है, दूर दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी गलत है। और चौथा है, दूर दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ये भी गलत है। और सी दो ऑप्शन दिया गया है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, मेरा सही होगा। इसलिए सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और देखिए भाई, यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनका रिपीटेशन बहुत जरूरी है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया नंबर आएगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक पार्ट करके आपके सिलेबस को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग समय रहते वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।